दोस्तों और मैं मेरे मरीज़, आज मैं आपको इस वीडियो में बवासीर बीमारी के परहेज़ में क्या सावधानियां और क्रियाएं रखनी चाहिए, उनके बारे में बताऊंगा। इन सब का महत्व ये है कि आप परहेज़ रखेंगे तो बीमारी के लक्षण कम से कम आएंगे, मतलब खून कम निकलेगा और हमारा दर्द कम होगा अगर इस बवासीर की विशेष अवस्था है तो। इसके साथ साथ ही हमें और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, उसके लक्षणों को कम करने के लिए ये परहेज़ बहुत ही उपयोगी है। और ये उपयोगी हो जाता है हमारे दिमाग की शांति में, जब हम बवासीर से पीड़ित हैं और सुबह हम जब अपने मल करते समय खून देखते हैं, जब उसको देखने के बाद जो हमारे दिमाग में जो संवेदनाएं पैदा होती हैं, जितना तनाव पैदा होता है, उसको कम करने में ये बहुत ही उपयोगी है। क्या परहेज़ रखना चाहिए? दोस्तों, मेरा सबसे पहले तो आपसे आग्रह है कि आप अपने योग्य डॉक्टर से या किसी ऐसे सर्जन से जिसने इस फील्ड में काम किया हो, ये तय कर लें कि ये बवासीर ही है या कुछ और है हमारा खून में रक्त के आने का कारण। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने तय कर लिया है, मेरे द्वारा तय कर लिया है या फिर किसी और के द्वारा तय कर लिया है, तो फिर आते हैं हम परहेज़ की बातें करते हैं। बवासीर की यानी कि हीमरॉइड्स, जिसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में जानते हैं, जिसको पाइल्स सामान्य भाषा में जानते हैं, ये सब एक ही नाम है। इनमें परहेज़ में सर्वप्रथम जो हमें सावधानी रखनी है, वो सावधानी रखनी है हमारा खाने की। दोस्तों, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसके 6-7 घंटे में ऑन लगभग एवरेज वैल्यू में हमारा मल का निर्माण होता है। जो भी हम सुबह खाएंगे उससे हमारा मल बनने की एक प्रक्रिया है, जो हम दोपहर में खाते हैं उससे बनने की प्रक्रिया है, और जब लगभग हम सुबह मल त्याग करने जाते हैं उससे सब हमारे खाने का भोजन कहीं न कहीं हमारे मल के निर्माण में और मल की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। इसको सीधे भाषा में कहें कि कब्ज़ हमारी बने न बने, इसमें हमारा भोजन का सीधा संबंध है, रोल निभाता है। अब हमें कब्ज़ बनने नहीं देनी है, ऐसा भोजन प्राथमिकता में रखना है। अब तो इससे पहले हम अपने आप को डिसाइड कर लें कि हम हैं कहाँ पे और हमारा पूरे दिन की दिनचर्या क्या है। कोई स्टूडेंट्स है, कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट सेक्टर्स में है, कुछ अपनी बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान पर हैं, कोई अपना और दूसरे प्रकार के चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। फोर्स अलाइड सर्विसेज हैं, हमारे पुलिस के साथी भी हैं, और हमारा आर्मीज़ में आर्मी और उसके अलाइड जितनी भी सर्विसेज हैं, एक नियम से अनुशासन जी बद्ध ज़िंदगी के साथ हैं। तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि हम हैं कहाँ पे, और उसमें खाने में कम से कम 1 या 2 डाइट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि एकाध डाइट आपके अनुसार नहीं हो और वो मजबूरीवश आपको खानी पड़े, तो कम से कम सुबह हो सके तो सुबह इनका परहेज़ कर लीजिए, दोपहर में हो सके, सामान्य नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग घर से बाहर होते हैं, तो शाम को कर लीजिए। इस हमारा पूरा परहेज़ तनाव रहित हो, उसमें किसी भी तरह से हमारे ऊपर दिमाग में कोई भी ऐसी संवेदनाएं नहीं हो कि हम अपना जीवन को एक बहुत ही लिमिट में जी पा रहे हैं और हमारा पूरा घर भी इस चीज़ से परेशान हो। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है वो है हमारा भोजन में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मल की कठोरता को कम करती हैं, मल को सामान्य बनाती हैं। उसमें सबसे पहले आता है भोजन में सलाद। आप सलाद खाने की आदत ज़रूर डालें। सलाद की चाहे गाजर हो, मूली हो, खीरा हो, और भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो चीज़ अवेलेबल हो उसको सलाद के रूप में लें। सलाद एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आँत को भरती है, एक रफेज पैदा करती है, जिससे हमारे आँत की गति नॉर्मल होती है,
उससे मल निर्माण की प्रक्रिया हमारे सामान्य होती है, मल ज़्यादा कठोर होता नहीं है। दोस्तों, हम कब्ज़ से बहुत दूर चले जाते हैं अगर हम सलाद खाते हैं। सलाद की मात्रा लेनी कितनी मात्रा है? सलाद की कम से कम आधी किलो मात्रा हमें लेनी है फाइबर डाइट की। अगर हम इसको सलाद के रूप में कर सकते हैं तो सलाद ही ले लीजिए। अगर इसको डिवाइड करके हम इसमें हरी सब्जी और जोड़ते हैं तो दोस्तों, हरी सब्जियों में भी काफ़ी मात्रा में फाइबर रहता है। मतलब ये भोजन, हरी सब्जियों वाला भोजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारा मल के निर्माण को बहुत सामान्य रखता है और स्टूल नॉर्मलाइज़र मतलब सामान्य रखता है हमारे मल को और सॉफ्टनर का काम भी करता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ का वर्णन करने के बाद मैं तीसरी चीज़ का जो वर्णन करूँगा वो है हमारे फल। फल देखिए, जहाँ तक मेरा 15 साल से अपना अनुभव है उससे भी ज़्यादा सर्जिकल फील्ड का, दोस्तों सबके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। फल केवल वो लोग जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग इनको आसानी से खरीद सकते हैं, जो लोग गाँव में, जिनके पास गाँव में हैं, अगर आ सकते हैं तो वही आप कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं है। ये आधी किलो की मात्रा यानी कि फाइबर डाइट की आधी किलो की मात्रा चाहे फल से पूरी कर लीजिए, चाहे अपना हरी सब्जी से पूरी कर लीजिए या फिर आप सलाद से पूरी कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। दोस्तों, जब हम फाइबर डाइट लेते हैं तो ये हम कॉन्फिडेंस में रहें कि ये हमारी आंत को इसके लिए ही, कब्ज़ के लिए ही नहीं बहुत फ़ायदेमंद, बल्कि हमारी दूसरी भी और आंत की समस्याएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, जिनका वर्णन मैं यहाँ नहीं करूँगा। बस बवासीर के लिए उपयोगी है। आधी किलो की मात्रा रखनी है, चाहे कैसे भी रख लीजिए। चाहे आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं ड्यूटी में तो बीच में कहीं खड़े होकर ये आधी किलो की मात्रा खा लीजिए। मस्त रहिए। फ़िलहाल इसकी अवेलेबिलिटी पे ध्यान रखिए और अपनी पॉकेट्स पे ध्यान रखिए कि मुझे कौन सी चीज़ें खरीदनी हैं अपनी स्थिति के आधार पर। दूसरा चीज़ है दोस्तों, लिक्विड डाइट। देखिए, मल की कठोरता को कम करने में मल के अंदर हमारा जल यानी कि लिक्विड मात्रा बहुत ज़्यादा रहे। कम से कम 10 से 15 गिलास पानी हम थोड़े अंतराल के बाद लेते रहें तो वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ लिक्विड डाइट हमारा जूस भी हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी लिक्विड डाइट हमारी गांव में है तो मठा भी हो सकता है और लस्सी भी हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, आप इनमें से केवल वो चीज़ प्रधानता दें जो आपके पास उपलब्ध हो और उनको आसानी से आपको मिल सके। अगर आपको मठा मिल रहा है तो मठे को भी थोड़ा सा मसाले युक्त बना के बहुत अच्छी लिक्विड डाइट मिल सकती है जो आंत के लिए बहुत अच्छा है। तक्र का वर्णन आयुर्वेद में बहुत पहले किया जा चुका है और ये फ़ायदेमंद बताया है, खासकर बड़ी आंत के लिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है जिस चीज़ से हमें बचना है वो है हमारा बादी भोजन। बादी भोजन के बारे में लगभग सामान्य हर एक घर में लोग जानते हैं कि क्या बादी भोजन होता है। थोड़े से नाम मैं आपको गिना दे रहा हूँ। इन भोजन को जब भी घर में बने तो बहुत कम मात्रा में खाएं या फिर इनसे बचे रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तनाव नहीं लें। आपका मन कर रहा है, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेट नहीं भर रहा है इनसे। ये निष्कर्ष है। अगर आप पेट भरेंगे तो ये अपना प्रभाव डालेंगे। आप थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो ये हम आपकी जठराग्नि को इतना नहीं खराब कर पाएंगे कि अपना बादीपन दिखा पाएँ, यानी कि कॉन्स्टिपेटेड डाइट की तरफ ले जाएं, आपको कब्ज की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। ये बादी भोजन हमारी उड़द की दाल से स्टार्ट हो जाता है। कटहल है, हमारा भिंडी है, घुइया है, कुछ फलियां हैं, यहाँ तक कि आपको चावल है, ये भी हमारा मल की कठोरता को पैदा करता है। दोस्तों, मैं मरीजों को एक बात बता रहा हूँ कि खिचड़ी सामान्यतः नहीं खाएं। खिचड़ी तभी खाएं जब हमारे आंत के ऊपर वाले हिस्से यानी कि पूरी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स में कोई दिक्कत है, पाचन शक्ति दिक्कत में है, तभी खिचड़ी का इस्तेमाल किए और अन्यथा नहीं लें। सुपाच्य भोजन है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर इसको मरीजों में बताया जाता है, सामान्यतः नहीं बताया जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें फिर बचना है उन चीज़ों से, वो है फास्ट फूड्स।
अधिकतर लोग जानते हैं कि फ़ास्ट फूड्स क्या हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो हमारे ग्रामीण अंचल के हैं, उनको मैं बताते रहा हूँ कि बाज़ार में जो भी चीज़ें मिलती हैं आसानी से, जिनसे पेट भरने के लिए, उनसे आप बचे रहें। घर के भोजन को ही प्रधानता दें। घर से ही टिफ़िन लेके चलें, जहाँ भी कहीं जाएँ, ये ज़्यादा अच्छा है। और आप लंच भी घर का रखें, ज़्यादा अच्छा है। फ़ास्ट फूड चाहे समोसा हो, चाहे हमारा चाउमीन है, चाहे हमारी टिक्की है, या फिर पिज़्ज़ा है, और यहाँ तक कि अगर बर्गर में भी सब्ज़ी की मात्रा कम हुई तो ये भी हमारे मैदा युक्त भोजन हमारे आंत में अग्नि के दीपन को प्रभावित करते हैं। जठराग्नि प्रभावित होती है, कब्ज की तरफ हम लोग जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इन फास्ट फूड से बचे रहें, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर ऐसा तनाव आ रहा है कि कहीं आपको टेस्ट करने हैं, तो आप टेस्ट कर लीजिए, पानी ज़्यादा पी लीजिए, सलाद ज़्यादा खा लीजिए, तो जिससे इनका प्रभाव कम हो। और दूसरा, ऐसा भी मरीज़ मेरे से पूछते हैं कि हम दावत खा लें, फ़ोन करके पूछते हैं, तो मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, दावत में कुछ ऐसी चीज़ों की प्रधानता रखें जो आपकी पाचन शक्ति को ज़्यादा खराब नहीं कर पाएँ। आप वहाँ का चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उस टेस्ट का। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा लें, जैसे सलाद है, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, थोड़ा भूखा रखें अपने आप में। दोस्तों, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, किसी के हल्का भूखापन, यानी कि जो हमारा उपवास है, ये कैसे अग्निदीपन करता है। अगर हम थोड़ा सा भूखे रहते हैं तो जो हम भोजन खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। बस यही एक सिद्धांत है कि दावत में थोड़ा भूखे रखें, लंघन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसको मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को हटा नहीं सकते। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे भी मरीज़ हैं जो मैंने 14 साल पहले ब्लीडिंग देखी लैट्रिन के रास्ते से, और ये मालूम है कि उस मरीज़ को पाइल्स है, लेकिन अभी तक 14 साल हो गए, दोबारा ब्लीडिंग नहीं हुई, और ना उस इंसान ने कभी दवा खाई। केवल जिसको मैं वर्णन कर रहा हूँ, उस इंसान ने सिर्फ लैट्रिन करते समय, मल त्याग करते समय, एक्ट ऑफ डेफिकेशन, या जो आपका पूरी प्रक्रिया है मल त्याग की, जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उसमें अधिकतर अनैच्छिक चीज़ें हैं और कुछ इच्छाओं वाली हैं, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप उस समय अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करें। मल त्याग करते समय जोर नहीं लगाएं। मल त्याग करते समय दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, और माइंड को ऐसा सेट रखें, जैसे कि मैं मरीज़ों को बताता हूँ। आपको आसानी से, अगर पूरी आपका वेग है, आपको इच्छा हो रही है जाने की, तो जाएं। नहीं, दिमाग में रखें कि हम कई घंटे बाद चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। यानी कि दिमाग को हमें ऐसे सेट रखना है कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर हमारी इच्छा है तो आ जाए, अगली बार होगी तो अगली बार चले जाएंगे। इस तरह से अपने माइंड को सेट रखें, क्योंकि जब भी हम बहुत बलपूर्वक मल त्याग करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, तो हमारा जो वास्कुलर साइनोसॉइड्स हैं, जो कुशन्स हैं, जिनको हीमरॉइड्स बोलते हैं, जिनको बवासीर बोलते हैं, खून की नलियों का वो जो जाल जो एक जगह पर खड़ा है, लटक रहा है हमारे मल द्वार में, वो इंजर्ड हो जाता है। और वो, इसके अलावा उसके जो अटैचमेंट हैं, उसके जुड़ाव हैं, वो लटक जाते हैं। लैट्रिन के रास्ते की जो बाहरी परत है वो लूज हो जाती है और प्रोलैप्स हो जाती है। मतलब सीधा है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो मरीज़ को दिमाग के रूप में काफ़ी विचलित कर सकती हैं कि ये बवासीर हो गई है, लेकिन वो केवल बाहरी बवासीर रहती है। एक्सटर्नल हीमरॉइड जिसे बोलते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, तो वो जनरेट हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, वो भी मत जनरेट होने दो। बलपूर्वक मल त्याग से आप पूर्ण रूप से बचें। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अकेला ही सफिशेंट है आपको बवासीर की परेशानी को दोबारा न होने देने के लिए। आप इससे बचते रहेंगे तो ये इस बात का, क्योंकि मरीजों पर अध्ययन हो चुका है, बहुत सारा समय बीत चुका है, तो जब मरीज़ मुझे बताते हैं तो मैं ये चीज़ आपको बताते समय बहुत ही कॉन्फिडेंस में हूँ। क्योंकि जब
हज़ारों मरीज़ निकल जाते हैं किसी रास्ते से, तो वो रास्ता बताने में कॉन्फिडेंस होता है। दोस्तों, एक बवासीर की एक और दशा होती है जिसको जेनेटिक बोलते हैं। बवासीर में कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि कम उम्र के लोगों को बवासीर आती है, तो वो जेनेटिकली यानी कि माता-पिता में रहते हैं। तो कई जो इस क्षेत्र में किताबें लिखी गई हैं, टेक्स्ट बुक हैं जो बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है इंटरनेशनल लेवल की, तो उन अंतर्राष्ट्रीय टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि जेनेटिकली मलद्वार के आसपास खून की नलियों का जाल और रचनाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी ये कुछ बदलाव माता पिता से आते रहते हैं, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं है। माता पिता से अगर जेनेटिकली बवासीर बहुत जल्दी यानी कि कम उम्र में आ गई है, फिर भी विचलित नहीं हो, कब्ज न होने दें, अपने परहेज़ को ध्यान रखें और बलपूर्वक मल त्याग से बचें। दोस्तों, ये मेरी ये कोशिश है कि आपका परहेज़ तनाव रहित हो, टेंशन फ्री हो। इसके लिए आप पहले एक छोटा-सा उदाहरण मैं किसी एक जॉब का ले रहा हूँ, आप उसको फिर समझ जाएँगे कि कैसे पर्सनल डाइट आपको बनानी है और कैसे फ़ॉलो करना है। मान लो मेरा कोई साथी है, मेरा एक कोई मरीज़ है जो कि पुलिस में है, तो उनको बहुत कम चांस मिलता है, हमेशा बाहर का भोजन मिलता है। आते हैं मेरे साथी, उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे समझाना है। देखिए, मैं अपने इस साथी को सलाह दूँगा कि आप जहाँ भी मिले, सब्जी की दुकान, आप सलाद खरीद लीजिए। आदि 2-4 साथी मिल के गाड़ी में ही रख लीजिए खीरे, खीरा खा लीजिए, फल रख लीजिए, फल खा लीजिए। और हो सकता है कि 1-2 बार की डाइट आपको सही मिल जाए और 1 बार की खराब मिल जाए, कोई बात नहीं है, जीने के लिए 2 बार पर्याप्त है। 1 बार जो खराब मिल रही है, उसको थोड़ा लंघन कर लीजिए, पानी ज़्यादा पी लीजिए। और कुछ भी समझ में नहीं आए, जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो जिनकी जॉब बहुत टाइट है, तो शाम को 10 से लेके 20 मुनक्का शाम को सोते समय ज़रूर ले लीजिए, बशर्ते आपको डायबिटीज़ नहीं हो। मुनक्का बहुत ही आँत के लिए फ्रेंडली रहता है। तो देख तो मैं आपका एक फ्रेंडली डॉक्टर्स हूँ। आपको आपकी न तो जॉब डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, स्टूडेंट को ना ही मैं डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। बड़े-बड़े शहरों में मौजूद स्टूडेंट्स बड़ी तैयारियों में हैं। अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो आप विचलित ना हों, ना घर वालों को विचलित करें। मेरा ये वीडियो एक बार ध्यान से देख लें। कहने का इस पूरा निष्कर्ष मेरा ये था कि बवासीर जो खून की नलियों का जाल है, उसमें कुछ मांसपेशियाँ अंदर मौजूद हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद रहते हैं बवासीर के बंडल्स में। तो उन वास्कुलर साइनोसॉइड्स की इंजरी यानी कि उस पे कोई दबाव नहीं पड़े, उन पे कोई घर्षण बल नहीं पैदा हो, जिससे बवासीर के लक्षण में हमारे सामने आए, मतलब खून निकलना प्रारंभ हो। दोस्तों, अगर ये सब परहेज़ साथ में होते रहेंगे बगैर दवा के भी, तो एक बार किसी को पाइल्स मौजूद हैं, तो वो जीवन भर उनसे लक्षण नहीं आएँगे। आपको लगेगा कि मैं हमेशा के लिए ठीक हो गया। और अगर मैं ऐसा कर पाया, किसी के परिवार में परहेज़ बता के खुशी ला पाया, तो ये मेरी बहुत ही अपने लिए सौभाग्यशाली समझूँगा। जैसा कि मैं मरीज़ों को समझता हूँ, जब वो ठीक होते हैं, तो मरीज़ ही नहीं ठीक होता, वो मैंने ये देखा है कि पूरा परिवार खुश हो जाता है। क्योंकि उस मरीज़ की साथ-साथ पूरा परिवार की किचन यानी कि खाना प्रभावित होता रहता है। एक दबाव बनता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो मेरे दोस्तों, खाने को बिल्कुल मस्त तरीके से जीवन जिए। और बवासीर में जो केवल वहाँ पे दबाव को रोकना है, घर्षण को रोकना है, बवासीर को हमें मल को सामान्य बनाना है, और यही हमारा उद्देश्य है। और मुझे अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।